हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हमने लेकर आया है क्लास 9th का है एक्सरसाइज 5.5 है, जो चैप्टर का नाम है यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय। आइए हम यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय आप लोग के बीच रखते हैं कि कैसे क्या करना है। दोस्तों तो यूक्लिड का प्रमेय है जो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बिंदु से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बिंदु से होकर, अब पहला क्वेश्चन की डेफिनेशन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। माने आपको सत्य और असत्य बताना है और अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। माने दो चीज दे रहा है कि कारण भी इसमें बताना है और सत्य है असत्य है। बताइए एक बिंदु से होकर, तो यहाँ बाबू एक बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु ले लिए तो कह रहा था कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। बताइए ना, एक बिंदु है, इससे खाली एक ही वैसे रेखा खींचेगा कि और खींच सकते हैं? कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा, फिर ऐसे भी खींच देंगे तो कोई गलत है? ऐसे भी खींच दीजिए, ऐसे भी खींच दीजिए, ऐसे खींचे, ऐसे खींचिए। एक बिंदु से हजारों रेखा, अनंत रेखा खींची जा सकती है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। तो कह रहा था कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये बात सत्य है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? असत्य है। क्या होगा? असत्य है। इसमें तो अनंत रेखा खींची जा सकेगी। क्या होगा? हल में असत्य होगा, क्योंकि एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है। नहीं, अनंत रेखा, अनंत का मतलब कि हजारों रेखा खींच देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, खिंचा रहा है। तो हो गया। कारण भी इसमें देना था। कारण इसका क्या दीजिएगा कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं, अनंत रेखा, ये समझिए, अनंत रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसका कह रहा है कि दो बिंदुओं से होकर, दूसरा क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं से होकर दो भिन्न बिंदु से होकर है बाबू, दो, आइए ना लिखते हैं, दो कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। कह रहा है कि दो भिन्न बिंदु से, तो पहले दो भिन्न बिंदु ले लीजिए, यहाँ एक यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, हो गया दो भिन्न बिंदु अलग अलग, भिन्न माने अलग अलग, तो दो अलग अलग बिंदु ले लिए। तो जी, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। यहां से बाबू खींच दिए। यहाँ अब बात है, दोनों बिंदु से अगर ऐसे खींचेंगे तो दोनों बिंदु पर आया नहीं, अगर ऐसे खींचेंगे तो फिर भी नहीं आया, ऐसे खींचेंगे फिर भी नहीं आया, ऐसे खींचे फिर भी कहीं दोनों बिंदु पर मिल खाया, असंख्य रेखाएं खींची जा रही है, जो दो बिंदु से मिलेंगे तो नहीं, सिर्फ ऐसे, सिर्फ खाली मैच कर रहा है बस। बात बाकी आप कहीं से खींचिए, आप कहिएगा कि सर हम ऐसे करके ऐसे ले जाएंगे, ऐसे कोई बात है? ये रेखा है कि कर्व है? तो ये रेखा नहीं है बाबू, ये क्या हो जाएगा? कर्व लाइन हो जाएगा। तो इसको रेखा नहीं बोलते, रेखा इसी को बोलते हैं। तो क्या होगा? दो भिन्न बिंदु से, तो दो भिन्न बिंदु से होकर सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये रेखा नहीं खींचा जा सकता, इसलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। ये भी क्या है? गलत है। कारण क्या होगा? कारण होगा कि यही लिखना होगा कि दो भिन्न बिंदु से होकर ये सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो भिन्न बिंदु से होकर सिर्फ एक ही
रेखा खींची जा सकती है। बस यही लिखना है, और कारण क्या लिखेंगे, यहीं से लिख रहे, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, नहीं, दो भिन्न बिंदु से होकर सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, तभी तो ये सत्य हुआ है। अभी कह रहा था असंख्य माने अनंत हो सकता है, ऐसा कंडीशन नहीं है, अनंत नहीं होंगे, एक ही रेखा सिर्फ खींचे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन में देखिए, आइए इसका, कह रहा था कि एक शांत रेखा, एक शांत रेखा, एक शांत रेखा, रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, कह रहा है बाबू कि एक शांत रेखा खींचिए। पहले एक शांत रेखा खींचने के बाद कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक शांत रेखा दोनों अनिश्चित रूप से, पहले तो एक शांत रेखा खींच लीजिए, ये शांत रेखा है, ठीक है, ये रेखा है और कैसा शांत है, तो दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ा, जैसे आप बढ़ा दीजिए, इधर भी रेखा लाइन बढ़ा दीजिए, इधर भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, शांत रेखा बढ़ाया जा सकता है, तो लिखेंगे कि यह सत्य है। क्या है, सत्य है, सत्य है। कारण इसका भी लिख दीजिए, कारण देना ही है, कारण कि एक, यहीं से लिख रहे हैं क्वेश्चन से, एक शांत रेखा के दोनों ओर, एक शांत रेखा के दोनों ओर अनिश्चित रूप से अनिश्चित रूप से दूरी बढ़ाई जा सकती है, दूरी बढ़ाई जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए इसमें मिलटाते हैं इसको दो ठो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए देखिए 4 मिटा, यहां तक मिटा दी, समझाना भी है ना तो मिटाना तो पड़ेगा। देखिए 4 में कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर है, यदि दो वृत्त क्या है, बराबर हैं, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो देखिए होती है या नहीं, देखिए क्या करना है, पहले दो वृत्त बना लीजिए, इसका भी त्रिज्या मान लीजिए कि 2 ही होगा, और ये भी बराबरे है, बड़ा बन गया, सॉरी, बराबरे कह रहा है कि त्रिज्या मान लीजिए ना कि बराबर है, तो कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी। जब वृत्तें बराबर है तो त्रिज्या लाइन बराबर नहीं हो जाएगा, त्रिज्या इसी को बोलते हैं, आगे बढ़ा देंगे तो व्यास हो जाएगा, आगे बढ़ाएंगे व्यास हो जाएगा, तो एक व्यास में 2 त्रिज्या होते हैं। तो अगर बोल रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तो क्या है, सत्य है। हल में क्या लिखेंगे, सत्य है, ये बात सही है, बराबरे होंगे, क्या होगा, सत्य है, सत्य है। कारण इसी से लिख लो बाबू, कारण होगा क्या कि दो वृत्त बराबर हैं, दो वृत्त बराबर हैं, दो वृत्त बराबर हैं तो इनकी त्रिज्या भी क्या होंगे, इनकी त्रिज्या भी बराबर होंगे। अगर बाबू दो त्रिज्या बराबर, अगर दो का वृत्त बराबर होगा तो इनका व्यास भी बराबर होगा, परिधि भी बराबर होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर, और लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन 5 और लास्ट है। पढ़ाने के लिए तो बाबू सभी कोई पढ़ा देंगे, बहुत आपको मिलेंगे वीडियो यूट्यूब पर, लेकिन समझाना एक अलग बात है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि आकृति 5.9 में, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो आकृति करा कि 5.9 में जाइए, तो यहाँ दिया हुआ होगा आकृति 5.9, यहाँ दिया गया है आकृति 5.9 है। ये किस तरीका से रेखा है, ये ए है और ये बी है, फिर एक ये ऐसे है, ये है पी और ये है क्यू, फिर एक और है ये एक्स है और ये वाई है। देखिए कह रहा है कि यदि ए बी बराबर पी क्यू है, जो बाबू ये लाइन है ना ये बराबर है, ए बी बराबर क्या है पी क्यू है, और पी क्यू बराबर इसके बराबर एक्स वाई है, इसके बराबर ये है। जब ये बराबर इसका है तो ये बराबर इसका है, इसका मतलब कि तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो जो ए बी होगा वो एक्स वाई होगा। अब ज़्यादा दिक्कत है तो क्या कर लीजिए कि ऐसे बना लिख लीजिए, देखिए कैसे बनेगा। कह रहा है कि जब ये लाइन बराबर ये है तो ये बराबर ये है, तो ये बराबर ये नहीं होगा, हो जाएगा। तो बोलेगा कि सर ये तो देख गए, हम समझ गए कि अगर ये लाइन ए बी अगर 2 है और पी क्यू भी 2 है तो बराबर है। जब ये बराबर 2 है, पी कह रहा था ना कि ए बी बराबर पी क्यू है, अगर ए बी 2 है अब पी क्यू भी 2 है तो बराबर है। अब पी क्यू यहाँ 2 आ ही गया है, अब एक्स वाई के बराबर कर रहा है 2, तो मान रख के देख लीजिए 2 2 सब बराबर हो ना गया। अब इससे भी आप लोग को अगर दिक्कत है तो आइए, तो यहाँ से लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू समीकरण फर्स्ट कर दो। अब पी क्यू बराबर एक्स वाई है, इसको भी कर दो फर्स्ट सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, इसमें बाबू हम आपको 3 तरीका से बता दिए, मान रख के भी दिखा दिए कि बराबर है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से अगर बनाइएगा तो पी क्यू जब बराबर है ना जी, हाँ, तो जब एक बराबर ये अब पी क्यू बराबर तो एक्स वाई ए बी और एक्स वाई क्या होंगे बराबर होंगे, तो ए बी बराबर क्या लिख देंगे एक्स वाई, क्या कर देंगे जब पी क्यू यहाँ बराबर एल एच एस, इसको लिख दीजिए ना, ज़्यादा दिक्कत है तो इसको लिखिए इधर से पी क्यू बराबर ए बी। जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, यही तो दिखाना था। तो क्या हो जाएगा, कह रहा था ना कि ए बी बराबर एक्स वाई होगा, तो हाँ सत्य है, क्या है सत्य है। क्वेश्चन नंबर आइए दूसरा के साथ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था, चलिए क्वेश्चन 2 पढ़ ही देते, पहले पढ़ देना चाहिए था, तब मिटाना चाहिए था इसको। देखो क्वेश्चन 2 कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। प्रत्येक की क्या कह रहा है कि परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो देखिए बाबू समांतर रेखा, ये क्या करेंगे समांतर रेखा में, ये दूसरा है पहला दूसरा का पाला है समांतर रेखा। समांतर रेखा, अब इसका उपकार कर रहा है कि आप डिफिनेशन दीजिए, परिभाषा लिखने की बात कर रहा है। तो समांतर रेखा के क्या होता है परिभाषा, समांतर रेखा की व्यवस्था कैसा है, तो बोले ऐसा ऐसे ही बोलते हैं। समांतर रेखा जो रेल की पटरी है जो आपस में कभी नहीं मिल सकता है, समांतर रेखा उसे कहते हैं जो आपस में कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब नहीं मिलने का मतलब है अगर ऐसे रहता बाबू तो मिल जाता, अगर कम बेसी अगर इसका डिस्टेंस होगा तो कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगा, और ना ही मिल रहा है इसका मतलब कि इसके बीच की दूरी क्या है
बराबर है, इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगा तभी ये नहीं मिलेगा, नहीं तो मिल जाता, इसे ही समांतर रेखा बोलेंगे। अब ये क्या बोलेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या बनाएगा, 90 डिग्री। समांतर रेखा उसे बोलेंगे जिसकी दो रेखाएं जो होंगे उसके बीच की दूरी हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, तभी जाकर ये कहीं नहीं मिलता है। तो लिखेंगे इसका समांतर रेखाएं जो है, समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, उसे समांतर रेखा बोलते हैं। तो लिखेंगे दो, यहीं से लिखना है, दो रेखाओं के बीच, हम कहीं से नहीं लिखेंगे, जो आपको फिगर देंगे उसी से लिखेंगे। ये याद नहीं करना है, देखना है कि दो रेखाएं के बीच, दो रेखाएं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। क्या होता है, बराबर होती है। दो रेखाएं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। दो रेखाएं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। दूसरा बाबू लंब रेखाएं। दूसरा क्या है, लंब रेखाएं। आखिर लंब रेखाएं कहते किसको हैं, पहले फिगर देखिए। लंब रेखा कहते किसको है, ऐसा ही बनेगा ना, जो आप लंब रेखाएं होगा तो ये दूरी कितना 90 का बनाएगा, तो ये भी 90 का ही बनाएगा बाबू। ये भी लंब रेखा है, इधर भी आएंगे तो 90, इधर भी आएंगे तो 90। अब टोटल कंप्लीट एंगल कितना को बोलते हैं, 360 डिग्री को। तो 90 जोड़ दीजिए, 9 चौके 36, या 90 जोड़िए 360 ही आएगा। तो इसी लंब रेखा कहते हैं। तो इसकी रेखा होगा कि जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे क्या बोलते हैं, लंब रेखाएं। मिटा के ला दिए ऐसे। जब लिखेंगे, जब एक रेखा माने ये रेखा है, जब एक रेखा इसी ने बनाते हैं, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हो, 90 डिग्री का कोण बनाती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लंब रेखा। जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे लंब रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे ही एक वाला कर दीजिएगा तो एक बनेगा, ऐसा ऐसा 4 बनेगा। तीसरा आइए, वृत्त की त्रिज्या। तीसरा में क्या है, तीसरा है रेखाखंड। तीसरा रेखाखंड है बाबू। तीसरा क्या बोल रहा है, रेखाखंड। देखिए रेखाखंड किसको बोलते हैं, इसको रेखाखंड इसको बोलेंगे, रेखा। तो इसको दो बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलेंगे। दो जो बिंदु है, रेखाखंड इसी ने बोलेंगे। तो इसका क्या होगा, दो बिंदु को मिलाने वाली लाइन को रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदु को मिलाने वाली लाइन को रेखाखंड कहते हैं। आइए चौथा क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होगा बाबू, तो मान लीजिए वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। तो वृत्त ये है, तो इसे त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे त्रिज्या बोलते हैं, इसी ने बोलते हैं त्रिज्या। एक और ऐसे मिला देंगे तो व्यास हो जाएगा। तो बोल इसको क्या बोलते हैं, ये त्रिज्या। तो ये किसको केंद्र बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं। तो लिखेंगे
कि वृत्त की परिधि, गोले गोल जो है ना इसको परिधि बोलते हैं। वृत्त की परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब व्यास क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि से परिधि के बीच की दूरी को व्यास कहते हैं। व्यास भी पूछा जाएगा, तो ये होगा। ये वृत्त एक परिधि था, गोल गोल जो है बाबू परिधि है और केंद्र है, तो क्या लिखे, वृत्त की परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। आइए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, कहाँ गया, 5वां वर्ग बोल रहा है। वर्ग यही इससे बोल सकते हैं जिसका चारों भुजा का होगा बराबर होगा, वर्ग इसे ही ना बोलेंगे जी, जिसका चारों भुजा का होगा बराबर होगा। तो लिखेंगे वह चतुर्भुज, 4 भुजा तो चतुर्भुज ना बोलेंगे, अब आपस में बराबर होते हैं और सब कोण का 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। वर्ग हमेशा सभी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसमें डिफिनेशन क्या बोलेगा कि वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और 90 डिग्री का कोण बनाती है या समकोण का कोण बनाती है। तो लिखेंगे वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और चारों कोण समकोण बनाते हैं या निर्माण करते हैं, समकोण बनाते हैं। क्या होता है, वह चतुर्भुज है, वर्ग भी क्या है, चतुर्भुज 4 भुजा है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होता है, बराबर होती है और क्या वो करता है, समकोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण होते हैं, 90 डिग्री का कोण होते हैं। आइए दूसरा बन गया, अब तीसरा में आते हैं। तीसरा देखिए, अभी आइए तीसरा भी छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और चौथा क्वेश्चन को देखिए, पढ़ देते हैं तीसरा क्वेश्चन भी। कह रहा था कि वह दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। तीसरा हेतु है कि यह कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ये यूक्लिड की परिभाषा देना था। चौथा में आइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन चौथा, कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है ऐसा विद्यमान है, चलिए ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के
बीच इस्त होता है। क्या होता है? इस्त होता है। यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी है जो ए और बी के बीच के इस्त है, ए और बी में क्या है? ये इस्त है। तो देखिए ये मान लीजिए, पहले बना लीजिए दो बिंदु। यदि दो बिंदु ए और बी के बीच, तो ए यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए, लिख दिए। अब इसके बीच में कह रहा है कि सी है, ए और बी के बीच एक बिंदु सी है, बीच में है। क्या किए? बीच में है, विद्वान है, तो ए और बी के बीच इस्त होता है। 4 नंबर इतना ही बोला है ना जी। चलिए इस्त है। चलिए पहले तो क्यों नहीं, यहाँ से बिंदु ऐसा विद्यमान है, कहाँ से लिख लिए थे जी? तीसरा में से क्वेश्चन यहाँ से लिखा गया था। चलिए बिंदु चौथा, बिंदु बी के बीच, बिंदु यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान है, ऐसा विद्यमान है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बट्टा 1/2 2AB है एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। आइए देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यदि दो बिंदु है ए और बी, ठीक है, दो बिंदु ए और बी, एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान है कि AC बराबर BC, जो AC होगा वो BC हो जाएगा। तो सिद्ध किसी AC बराबर 1/2 AB, तो AC बराबर क्या करना है? AB का आधा सिद्ध करना है, मानी ये AB है ना, इसका आधा है, क्योंकि बराबर है तो आधा आधा जब है तो है ही है। तो एक आकृति लिखे, तो आइए यहाँ क्या लिखेंगे? हल। दिया गया क्या है? दिया गया है कि AC बराबर BC, क्या है? AC बराबर BC दिया गया है। सिद्ध करना है AC 1/2 BC, यही सिद्ध करना है। AC को क्या करना है? सिद्ध करना है 1/2 ABC लिखते, AB सिद्ध करना है, सॉरी AB, यही ना सिद्ध करना है, AC 1/2 AB। लिखेंगे क्योंकि यहां दिया हुआ AC बराबर BC ना, AC बराबर BC यहां दिया गया है। क्या दिया हुआ? AC बराबर BC, AC बराबर BC दिया गया है। अगर मान लीजिए दोनों साइड में अगर हम AC जोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा भी। अगर दोनों साइड में हम AC जोड़ लेते हैं, या दोनों, हाँ AC प्रूफ करना है ना, तो दोनों साइड में हम AC जोड़ेंगे, या फिर BC भी जोड़ेंगे, तो दोनों साइड में जोड़ना था, तो BC यहाँ यूज नहीं है, तो दोनों साइड में क्या करेंगे? AC लिखेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ AC जोड़ने पर दोनों तरफ AC जोड़ दीजिए, तो यहाँ भी AC प्लस AC हो जाएगा। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा? BC प्लस AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC। अगर दोनों तरफ जोड़ेंगे तो हो जाएगा BC प्लस AC, तो यहाँ से AC तो हो जाएगा 2AC, और यहाँ BC प्लस AC, BC और प्लस AC को हम बोल सकते हैं AB, BC प्लस AC, BC
प्लस ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी, तो यहाँ से लिख देंगे ए बी, ए बी क्या लिखेंगे ए बी, बी सी प्लस ए सी की जगह टोटल ए बी लिख देंगे। मान लीजिए कि एक है अभी एक है, ये तो टोटल ए बी कितना हो गया 2, तो यहाँ से हो गया ना ए सी 1 और 1 2 बराबर है, तो हम वही किए हैं बाबू, लिख दिए हैं कि बी सी प्लस ए सी, बी सी और ए सी को जोड़ देंगे 1 और 1 तो 2 ही होगा, तो क्या हो जाएगा ए बी, तो यहाँ से लिखेंगे ए सी बराबर ए बी बटा 2, यही ना प्रूफ करना था, ए सी बराबर ए बी बटा 2 हाफ, तो हो तो गया, यह क्या हो गया प्रूव्ड, यही प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गए। बहुत इजी क्वेश्चन थे ये, कोई हार्ड नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, फाइव कह रहा है कि प्रश्न 4 में से, प्रश्न 4 में से सी रेखाखंड, सी रेखाखंड, सी रेखाखंड AB का, AB का एक मध्य बिंदु, एक मध्य बिंदु कहलाता है, एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का, एक रेखाखंड का, एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको मिटाते हैं कि प्रश्न 4 में से सी रेखाखंड ए बी का ले लीजिए। ये 4 क्वेश्चन से हमको यही लेना है जो 4 में बनाए थे, जैसे यहाँ से ए लिए थे, यहाँ से बी लिए थे, और यहाँ कह रहा था कि सी है, यही लेना था। प्रश्न संख्या 4 में से सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है, यहाँ से ले लिए और सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। मैंने कह रहा है कि एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा, ये सिद्ध करके बताना है। तो मान लीजिए कैसे, जैसे हम मानते थे कि √1 परिमेय संख्या है ना, इस तरीका से यहाँ भी क्या कर लेंगे, मान लेंगे। मान लीजिए यहाँ भी कि एक और मान लीजिए कि डी होगा, क्या होगा डी होगा, इस तरीका से मान लिए। तो ए बी रेखा का सी और डी मध्य बिंदु है, जैसे मानते थे वहाँ मानना है यहाँ भी कि ए बी रेखा का मध्य बिंदु, ए बी रेखा का मध्य बिंदु सी और डी है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक रेखा का 2 मध्य बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु बना 50-50, तो ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन मानना है, मान लिए मध्य बिंदु है। तो यहाँ से कर लेंगे ए सी जो होगा, जो ए सी होगा ए बी का क्या होगा, आधा होगा। तो यहाँ से दिया गया है ना, क्या कह रहा है, एक मध्य बिंदु है। चलिए, तो जो बाबू ए सी होगा ए बी का आधा, जो भी ए बी का क्या होगा आधा होगा, इस समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। अब आप ए डी को भी क्या माने हैं, मध्य बिंदु माने हैं, तो ए सी जैसे है ए बी का आधा, तो ए डी भी होगा ए बी का आधा, तो लिख दीजिए यहाँ से ए डी भी जो होगा ए बी का क्या होगा आधा होगा। इस समीकरण क्या हो गया सेकंड, और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से,
तो समीकरण फर्स्ट देखिए, ए बी बराबर है बाबू, बराबर है। जब ए बी और ए बी क्या है, ए बी और ए बी बाई टू बराबर है, तो जब आर एच एस बराबर तो एल एच एस भी बराबर होगा। तो यहां से क्या होगा, ए सी बराबर ए डी, क्या हो गया, ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर क्या हो गया, ए डी, मैंने ए सी जो है और ए डी जो है, ए सी जितना है बराबर ए डी बराबर है, ए सी बराबर क्या आ गया, ए डी बराबर है। देखिए यहां से ए सी बराबर लिखे थे, हाफ के थे ए बी बाई टू का, तो यहां से ए सी को जब किए थे तो यहां से बी डी को ना करना था, तो यहां से क्या होगा, बी डी को हाफ करना था। जो ए सी होगा वो क्या होगा, बी डी का हाफ होगा, क्या कि मध्य बिंदु माने ए सी को, मध्य बिंदु माने बी डी का, तो बी डी का हाफ बाई टू होगा। तो यहाँ ए सी बराबर क्या होगा, बी डी होगा, क्या होगा, बी डी। अतः बिंदु सी ही ऐसा पॉसिबल है कि जो ए सी बराबर बी डी हो जाएगा, दोनों पॉसिबल है कि जब एक मध्य बिंदु का होता है, बराबर तो ना होगा तो लिखेंगे अतः ए सी ही ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। ए सी का होगा, ए बी का मध्य बिंदु है। अब यहाँ ए सी बराबर क्या निकाल दिए, बी डी, ए सी बराबर बी डी क्या है, निकाला गया है, ए सी बराबर बी डी है, तो ए सी का ही होगा, ए सी जो हो जाएगा ये बी डी भी होगा, दोनों मध्य बिंदु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये, और ये क्वेश्चन का लास्ट नहीं 7 तक है, लेकिन 7 भी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 6 बनाएंगे और इस चैप्टर को क्या करेंगे, आज क्लास को एंड करेंगे। 6 में ये आकृति 5.10 में, आकृति 5.10 में, आकृति 5.10 में 10 में यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। क्या करना है, आकृति 5.10 दिया हुआ है, आकृति अभी बना रहे हैं आकृति। इसको मिटाते हैं। कह रहा है कि आकृति 5.10, तो 5.10 में आकृति दिया गया है, इस टाइप से ही आकृति है। चलिए देखिए, आकृति इस टाइप से है और दिया गया है 4 पॉइंट है, एक यहाँ है, 2 3 4, ये ए है, बी है, सी है और डी है। यही आकृति 5.10 में यदि करा है कि ए सी बराबर बी डी है, जो ए सी है वो बी डी है, तो लिख लीजिए यहाँ से दिया गया है ए सी बराबर बी डी। ये ए सी जो है यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से बराबर है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है ए बी सी डी का। कह रहा है कि ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक बाबू बी डी ये बराबर है, और सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, मैंने बी सी को क्या करना है, गायब करना है, बी सी नहीं रहेगा, हो जाएगा। ए बी बराबर सी डी को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको क्या कीजिए, ए सी में से बी सी को अगर घटा देंगे तो ए बी अब बच जाएगा। अगर ए सी में से बी सी को घटाएंगे, टोटल में से अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 2 है और इसको मान लीजिए ना कि यहाँ 3 होगा, ये 1 है तो ये 2 होगा, तो यहाँ घटा दीजिए, ए सी में से बी सी को घटाइए। जब ए सी में से बी सी में 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो आइए ए सी में से हम क्या करेंगे, ए सी में से बी सी को घटा दीजिए इधर। अब इधर क्या कीजिए, इधर बी डी में से घटा दीजिए, किसको,
BC को, BC ना ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ घटा लो BD में से BC को। तो जब यहाँ से बाबू घटाए थे हम AC में से BC को घटाए थे तो AB बचा था। जैसे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 ही ना बचेगा, तो AB बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे AB। और यहाँ BD में से घटाए थे हम BC को, तो यहाँ भी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक दूरी 3 है, बराबरे था, तो 1 घट गया तो कितना बचा 2, तो मैंने CD बचा। तो यहाँ से भी CD हो गया। AC बराबर सिद्ध क्या करना था, AB CD प्रूफ तो हो गया, खाली घटाना तो था, प्रूफ डेट। चैप्टर आज यहीं एंड करेंगे क्लास। देखिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं था आकृति 5.10 में, एकदम बना गया। अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लगते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कमेंट करें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगते होंगे, समझ आते हैं, तो वीडियो को जरूर एक बार शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर समझ आता है तो बताइए कमेंट करके, अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। फेसबुक या इंस्टा पर देखते हैं तो फुल वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर होते हैं जो निरंजन पाल के नाम से हैं। इसलिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगते हैं तो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ। दोस्तों आज यहीं तक हम रखते हैं, कल मिलते हैं 5.2 के साथ, और कल हम 5 चैप्टर को समाप्त करेंगे। 5.2 में मात्र 2 क्वेश्चन है, फिर हम लेकर आ जाएंगे 6। अभी 9th और 10th की क्लास रेगुलर चल रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। धन्यवाद।